Hello dear students, once again welcome back to our channel Gyan Lab. So MH BSc Nursing CET 2024 एस्पिरेंट्स के लिए जो हमने अपनी MCQ सीरीज स्टार्ट की है, आज उसका सेशन नंबर 4 हम कंडक्ट करने वाले हैं। मैं आपको बायोलॉजी के MCQs की भी प्रैक्टिस करा रही हूँ और नर्सिंग एप्टीट्यूड के भी MCQs की प्रैक्टिस करा रही हूँ। बायोलॉजी का क्लास 12 का जो सिलेबस है, हम मेजरली उसके MCQs प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आपके नर्सिंग एग्जाम में आते हैं। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। नर्सिंग एप्टीट्यूड का पार्ट 1 पहले ही मैंने अपलोड कर दिया था। आज नर्सिंग एप्टीट्यूड का पार्ट 2 में अपलोड करने जा रही हूँ। मतलब ओवरऑल अगर आप नर्सिंग एप्टीट्यूड के MCQs देखो तो टोटल 3 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। आज चौथा पार्ट अपलोड होने जा रहा है टोटल। आणि फक्त जर नर्सिंग ऍप्टिट्यूडचं बघितलं तर नर्सिंग ऍप्टिट्यूडचा सेकंड पार्ट आज अपलोड होता है। ठीक है, अभी आज के सेशन में हम कुछ बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस करेंगे जिसका कुछ आंसर आपको पता होगा, कुछ नई चीजें आपको पता चलेंगी, पर टेंशन नहीं लेना है। नर्सिंग ऍप्टिट्यूड साठी अशी कोणती स्पेसिफिक बुक नहीं है कि वो रीड करके आप अपने लिए प्रिपेयर कर सकते हो, ऐसा कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है। नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए प्रिपरेशन करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है मेडिसिन रिलेटेड न्यूज सुनो, मेडिसिन रिलेटेड न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन पढ़ो। जो भी जनरल नॉलेज होती है हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में जब आप जाते हो तो वहां पे जो भी सर्वे वगैरह होता है, उसके जो पोस्टर्स लगे हुए होते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करो। गवर्नमेंट की कौन सी न्यू स्कीम आती है हर साल, जो हॉस्पिटल्स, प्रेग्नेंट वुमेन, सीनियर सिटीजन, छोटे बच्चों से रिलेटेड होती है। कौन सा नया वैक्सीन आया है मार्केट में, कौन से कंपनी ने बनाया है, कौन सा पैंडेमिक डिजीज सबसे ज्यादा डेंजरस था, कौन सा एपिडेमिक डिजीज कहाँ पे हुआ, ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं। मैं जो क्वेश्चंस आपको प्रॅक्टिस करा रही हूँ, मॅम हेच क्वेश्चंस एग्जाम मध्ये येणार आहेत का? नाही, अशा प्रकारचे येणार आहेत का? हो। तो सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, बट पैटर्न ऐसा ही रहेगा। ठीक है, चलो। और बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछते हैं, मॅम फक्त तुमचे क्वेश्चन प्रॅक्टिस करून गेलो तर निघेल का माझी नर्सिंग एग्जामची सीईटी? नाही, हे मी तुम्हाला पॅटर्न शिकवते की तुम्ही अशा प्रकारचे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करा। मी पण एकदम गॅरंटीने सांगू शकत नाही की असेच MCQs येणार, कारण नर्सिंग एग्जाम आता हल्लीच स्टार्ट झाली है, अभी स्टार्ट हुआ है, तो उसका पैटर्न समझने में हमको भी टाइम लगेगा। हाँ, पर मैं इतना आपको कॉन्फिडेंस से बोल सकती हूँ कि आप ये MCQs प्रैक्टिस करके जाओगे तो अगर आपको एक भी क्वेश्चन सेम आ गया तो कम से कम आप वो अटेम्प्ट कर सकते हो। और वो बोलते हैं ना कि कुछ नहीं करने से अच्छा है कि कुछ तो करके जाओ। समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये, डैश आर स्पेशलाइज्ड नर्सेज हु मॉनिटर देयर पेशेंट्स कार्डियक रिदम, मतलब हार्ट रेट चेक करते हैं यूजिंग रिमोट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स एंड रिस्पॉन्ड टू एनी चेंजेस। तो कौन से टाइप की नर्सेज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स चेक करते हैं? यस, तो ये आपको पता नहीं होगा, ये नया कॉन्सेप्ट है। ऐसे नर्स को बोलते हैं टेलीमेट्री नर्स। हु आर टेलीमेट्री नर्सेस? जिन पेशेंट्स को पहले से हार्ट डिजीज वगैरह होता है तो उन पेशेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए उनकी बॉडी से हमेशा इलेक्ट्रॉनिक वायर्स कनेक्टेड रखे रहते हैं, और उनके बॉडी से जो वायर्स कनेक्टेड होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है ECG में, वैसे ये वायर्स कनेक्टेड होते हैं। और आपका जो भी चेंजेस है, आपके हार्ट रेट में जो भी चेंजेस हो रहा है, आपके फिजिकल एक्टिविटी में जो भी चेंजेस हो रहा है, वो चेंजेस आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में देखने को मिलता है। तो जो नर्स स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर होने वाले चेंजेस को रिकॉग्नाइज करती है, उस नर्स को हम टेलीमेट्री नर्स बोलते हैं। चलो, सो दिस इज द न्यू इन्फॉर्मेशन दैट यू गॉट टुडे। ऐसे ही बहुत सारे नए क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। अभी ये क्वेश्चन हमने अपने पार्ट 1 में ऑलरेडी किया है, सेम क्वेश्चन है पर इसको घुमा के दिया है। हा सेम प्रश्न आपण आधी केलेला आहे। ऐसी कौन सी नर्स है जिसने अपना नर्सिंग कोर्स कंप्लीट किया है? ओके, जो भी आपका स्टेट, आपकी कंट्री, आपके रीजन के जो भी रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करके नर्सिंग लाइसेंस लिया है। तो ऐसी नर्स को हम क्या बोलते हैं? जो सब रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने के बाद नर्स बनती है, ऐसी नर्स को हम बोलते हैं रजिस्टर्ड नर्स। तो ये सेम क्वेश्चन हमने पार्ट 1 वाले सेशन में भी किया था, सिर्फ इधर पे थोड़ा सा घुमा के दिया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन? हा पण प्रश्न आपण पार्ट 1 मध्ये केलेला आहे। हा सेम प्रश्न थोड़ा ट्विस्ट करून पार्ट 1 में हमने किया हुआ है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, जो कितने पेशेंट्स एडमिट हैं,
कौन सा डॉक्टर आया, कौन से डॉक्टर गए, वो सब चेक रखते हैं। हॉस्पिटल का साइज, कितने पेशेंट्स एडमिट हो सकते हैं, कितने वार्ड खाली है, डिपार्टमेंटल हेड्स, कौन से डिपार्टमेंट का कौन हेड है, ये सब डिसाइड वगैरह करना, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, which of the following disease might be relieved by पेरिकार्डियक्टोमी। अभी इधर पे मुझे एक वर्ड सुना सुना सा लग रहा है, कार्डियक्टोमी मतलब इट इज रिलेटेड टू हार्ट। तो या तो इसका आंसर 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, कार्डियक टैम्पोनेड। बेसिकली कार्डियक टैम्पोनेड में क्या होता है, आपके हार्ट का जो सैक है उसमें फ्लूइड ज्यादा हो जाता है, जिसके वजह से आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ता है और आपका हार्ट प्रॉपरली पंप नहीं कर पाता है। और बहुत सारे केसेस में, मोस्ट केसेस ऑफ कार्डियक टैम्पोनेड आर इमरजेंसीज। तो जब एक्सीडेंट वगैरह होता है तो अचानक से इंटरनल ब्लीडिंग होती है, तो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा फ्लूइड भर जाता है, जिसकी वजह से हार्ट स्लो हो जाता है, वो प्रॉपरली पंप नहीं कर पाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, डैश इज द ड्रग फॉर ट्रीटिंग ट्यूरेट सिंड्रोम। नाउ व्हाट इज ट्यूरेट सिंड्रोम? आप लोगों ने रानी मुखर्जी की वो हिचकी मूवी देखी है, उसमें कैसे वो ऐसे ऐसे करके बात करती है, मतलब उसका कोई नर्व सिग्नल जो है वो नर्व सिग्नल प्रॉपरली सेंड नहीं होता है, जिसके वजह से मतलब बात करते करते रुक जाती है और उसकी मुंडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूमती है, उसको ट्यूरेट सिंड्रोम बोलते हैं। तो कौन सा ऐसा ड्रग है जो ट्यूरेट सिंड्रोम के लिए यूज किया जाता है? मूवी के ऊपर से भी बताया गया है क्वेश्चन, हेलोपेरिडोल। हेलोपेरिडोल ड्रग क्या करता है? द हेलोपेरिडोल एंड प्रिमोजाइड, these are the first generation एंटीसाइकोटिक्स। एंटीसाइकोटिक्स मतलब क्या होते हैं? ये आपके बिहेवियर और आपके कॉन्फिडेंस से डील करते हैं। विद द मोस्ट डेटा शोइंग एफिकेसी इन रिड्यूसिंग द सिवियरिटी। मतलब आपने देखा होगा ना कि जब जब रानी मुखर्जी इंटरव्यू देने जाती है उस मूवी में, तो वो दवा खा के फिर अंदर जाती है, ताकि उसका जो नर्वसनेस है, एक तो नर्वसनेस की वजह से उसको ज्यादा ऐसे ऐसे होता है, मतलब हिचकी ज्यादा आती है और मुंडी ज्यादा ऐसे घूमती है, तो वो दवा खा के थोड़ा सा उसका नर्व सिग्नल थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। तो ये 2 दवा काफी ज्यादा इफेक्टिव पाई गई है। बट ट्यूरेट सिंड्रोम का कोई परमानेंट इलाज नहीं है, क्योंकि ये बीमारी नहीं है, इट्स अ सिंड्रोम। मतलब ये आपका बाय बर्थ इट इज अ नर्व डैमेज, इट्स अ नर्व डिफेक्ट, जिसको आप ठीक नहीं कर सकते, जिसको आप सिर्फ टेम्पररी थोड़े टाइम के लिए स्लो कर सकते हो। ठीक है, और ये कोई बीमारी नहीं है, इट्स जस्ट अ सिग्नल विच इज ट्रांसमिटेड बाय ब्रेन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट मेक्स एन इफेक्टिव पब्लिक हेल्थ कैंपेन इफेक्टिव? पब्लिक हेल्थ का जो कैंपेन निकलता है, जैसे अभी इलेक्शंस चालू है, अलग अलग नेता लोग अलग अलग रैली निकाल रहे हैं, वैसे ही लोगों की हेल्थ से रिलेटेड आप जब कोई रैली निकालते हो तो उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है? कोई भी रैली या कोई भी कैंपेन अच्छा है या बुरा है, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? सबसे पहले तो उस रैली का मेन मुद्दा क्या है, व्हाट इज द मैसेज दैट दैट कैंपेन इज गिविंग। देन एक्टिविटीज अराउंड सिंगल ओवरआर्चिंग कम्युनिकेशंस ऑब्जेक्टिव, मतलब आप हर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी को तो टारगेट नहीं कर रहे हो, ये देखा जाता है। वेल डिफाइंड टारगेट ऑडियंस, तो आप सबको टारगेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये भी देखा जाता है। सो ऑल ऑफ द अबव आर इंपॉर्टेंट सो दैट आवर कैंपेन इज इफेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग? क्या आएगा इसका आंसर? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लिए कौन से फंक्शंस इंपॉर्टेंट है? इट इज अ स्पेशलिटी फील्ड ऑफ नर्सिंग आइडेंटिफिकेशन of community culture and resources, which is a key factor in community health care system. Evaluate community health, आपके community का physical, mental, social health कैसा है वो चेक करना, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और फिर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करके उसका इम्प्लीमेंटेशन करना और पब्लिक को सर्विस देना। ऑल दिस इज इन्वॉल्व इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, इधर पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं तो आप वो रीड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मेन एम ऑफ जननी सुरक्षा योजना ऑफ द नेशनल हेल्थ मिशन? मेन एम क्या है जननी सुरक्षा योजना का? यस, जननी मतलब मदर, तो मेन एम क्या है? रिड्यूसिंग मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी। मतलब देखो लोग क्या करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं, लड़का है कि लड़की है वो पता करते हैं और फिर अगर लड़की होगी तो फीमेल फिटिसाइड कर देते हैं, मतलब उसकी हत्या कर देते हैं, पेट में ही उसको मार देते हैं, अबॉर्शन करवा देते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी फीमेल की भी डेथ हो जाती है, जो मदर रहती है उसकी भी डेथ हो जाती है, क्योंकि
अबॉर्शन एक बहुत ही ज्यादा पेनफुल प्रोसीजर होता है, बहुत ही रिस्की प्रोसीजर होता है और सब लोग उसको झेल सकते हैं ऐसा जरूरी नहीं है। तो कई बार बच्चे के साथ साथ माँ की भी डेथ हो जाती है। तो इस योजना के तहत एज पर दिस पर्टिकुलर स्कीम इट इज इलीगल टू किल अ मदर और टू किल अ चाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्स, ओके। एंड और भी किसी भी रीजन के वजह से, पॉवर्टी के वजह से या और भी किसी रीजन के वजह से, हेल्थ इश्यूज के वजह से, मैटरनल और नियोनेटल मतलब छोटे बच्चे और माँ और प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान किसी भी फीमेल की डेथ ना हो, ये मेक श्योर करना, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो इधर पे दिया है, आप इसके बारे में और थियोरी रीड कर सकते हो। ये कब लॉन्च हुआ था, किसने लॉन्च किया था, कौन सा सोसाइटी में ये ज्यादा देखा जाता है, ऑल द डिटेल्स आर गिवन ओवर हियर, सो प्लीज रीड इट। इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको जरा 2 मिनट वीडियो पॉज करके रीड करो, इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। मैंने आपको क्या बोला कि बहुत सारे मेडिकल योजना, मेडिकल स्कीम ऐसे वगैरह के बारे में क्वेश्चन आता है नर्सिंग एप्टीट्यूड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ओके। अभी वापस से इधर पे एक योजना के बारे में पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटरनल हेल्थ प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड टू प्रोवाइड fixed day assured comprehensive and quality antenatal care universally to all pregnant women in second and third trimester on the 9th of every month। मतलब ऐसी कौन सी फैसिलिटी है जो हर प्रेग्नेंट वुमेन को दी जाती है सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के हर मंथ के 9 तारीख को। तो उस पर्टिकुलर योजना को बोलते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। एज पर दिस योजना, एज पर दिस अभियान, जो भी गरीब या अमीर, रूरल या अर्बन कहीं की भी औरतें हो, उनके लिए जो आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट्स होते हैं, सोनोग्राफी होते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट्स होते हैं, उनके ऊपर स्पेशल डिस्काउंट दिया जाता है, मिनिमम पैकेज ऑफ एंटीनेटल सर्विसेज। तो ये योजना में कम से कम दाम में आप ज्यादा से ज्यादा चेकअप करा सकते हो, क्योंकि हर महीने सोनोग्राफी करना ही पड़ता है, हर महीने बच्चे का चेकअप करना ही पड़ता है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब चौथे महीने से लेके 9वें महीने तक आपको हर महीने के 9 तारीख को ये स्पेशल योजना के तहत डिस्काउंट दिया जाता है टू ऑल द प्रेग्नेंट वुमेन, चाहे वो रूरल एरिया की हो चाहे अर्बन एरिया के हो। बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं फॉलो होता है, शायद नहीं फॉलो होता है, ठीक है, उसके बारे में कुछ बताया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सपोज कोई औरत प्रेग्नेंट है और उसका सेकेंड स्टेज चालू है लेबर का। लेबर मतलब अभी चाइल्ड डिलीवरी होने वाली है और कॉन्ट्रैक्शंस होना स्टार्ट हो गए, मतलब पेट दुखना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके उसका सर्विक्स डायलेट हो रहा है, सर्विक्स ओपन हो रहा है, क्योंकि बच्चा वजाइना से बाहर आता है। तो अ पेशेंट इज इन सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। ड्यूरिंग दिस स्टेज आपकी जो भी नर्स है वो कितने कितने मिनट्स में बार बार यूट्रीन का कॉन्ट्रैक्शंस चेक करेगी, हर कितने मिनट में बार बार नर्स चेक करती है कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, आफ्टर एवरी 15 मिनट्स। और अगर जरूरत पड़ी, अगर ज्यादा पेन हो रहा है तो फिर 5-5 मिनट, 10-10 मिनट में वो अपना यूटरस का ओपनिंग चेक करते हैं कि बच्चा बाहर आने के लिए रेडी है कि नहीं है, क्योंकि जब तक सर्विक्स ओपन नहीं होगा तब तक बच्चा बाहर नहीं आएगा। हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है बायोलॉजी के। चलो क्वेश्चन नंबर 11, इन हॉस्पिटल्स विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल सिग्नल्स एंड प्रोवाइड्स अ वे ऑफ मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग। हॉस्पिटल्स वगैरह में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है? सेंसर टेक्नोलॉजी। तो इन हॉस्पिटल सेंसर्स आर यूज्ड, क्योंकि ये सेंसर्स क्या करते हैं, ये प्रेशर, फोर्स, एयर फ्लो, ऑक्सीजन, पल्स ऑक्सीमेट्री, टेम्परेचर एंड बारकोड सेंसिंग वगैरह सब में यूज किए जाते हैं। ग्लूकोज सेंसर भी यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह के लिए, ठीक है, स्मॉल इलेक्ट्रिक शॉक्स which open up pores so that fluid can be extracted to monitor tissue glucose concentrations। छोटा छोटा इलेक्ट्रिक शॉक देके आप ग्लूकोज का लेवल भी चेक कर सकते हो कि बॉडी में ग्लूकोज कितना है, आपका सेल ओपन होकर ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर रहा है कि नहीं कर रहा है। So all these tests, all these checkups are done by sensor technology। Next question number 12, समझो कोई आदमी है, कोई औरत है, ओके, विक्टिम मतलब जिसका एक्सीडेंट वगैरह कुछ हुआ है और वो बेहोश पड़ा हुआ है और उसने ना एक आईडी कार्ड पहना हुआ है। मोस्टली क्या होता है, जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं या जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, अगर वो कहीं ट्रैवल करते हैं तो उनके गले में एक आईडी कार्ड पहनाया जाता है, जिससे अगर समझो वो अचानक से उनको एडमिट करना पड़ा तो उनकी जो मेडिकल हिस्ट्री है वो उनके आईडी कार्ड में लिखी हुई होती है। मैंने एक मूवी देखी थी, सनम तेरी कसम,
उसमें एक्ट्रेस जो है, जो एक्ट्रेस रहती है उसको कुछ तो प्रॉब्लम रहता है, ब्रेन में उसके ट्यूमर रहता है शायद, हाँ मुझे याद नहीं, मैंने बहुत साल पहले देखी थी। तो जब वो पहाड़ों पे चढ़ने जाती है झगड़ा करके अपने फियांसे से, तो उसके गले में भी एक ऐसा ही आईडी कार्ड रहता है। फिर अचानक से वो हीरो के हाथ में ऐसे बेहोश होकर गिर जाती है, तो फिर हीरो को वो आईडी कार्ड दिखता है। फिर वो देखता है अरे ये तो इस हॉस्पिटल की मतलब साथ जुड़ी हुई है। तो फिर वो हीरो उसको उसी हॉस्पिटल में लेके जाता है, तो उसको पता चलता है अच्छा इसको ब्रेन ट्यूमर हुआ है। तो उस कार्ड में आपका सब इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ रहता है। तो समझो ऐसे ही कोई आदमी आपको दिखा कि चक्कर आके गिरा हुआ है, या कोई लड़की है और उसने आईडी कार्ड पहना हुआ है और उसके आईडी कार्ड में लिखा है दैट शी इज अ डायबिटिक पेशेंट, तो आप क्या करोगे? वो चक्कर आके गिरी हुई है, सबसे पहले आप उसका पल्स रेट चेक करोगे। यू विल चेक द विक्टिम फॉर ब्रीदिंग, पहले नाक के पास ऐसे हाथ रख के चेक करेंगे सांस चालू है कि नहीं चालू है, दिल की धड़कन चेक करेंगे या पल्स रेट चेक करेंगे। और फिर उसके बाद तुरंत 911 मतलब अपने एम्बुलेंस को, ये तो अमेरिका का नंबर बताया है, हम तुरंत अपने एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, ठीक है, कॉल द डॉक्टर, ताकि पेशेंट की डेथ ना हो जाए। और फिर अगर समझो शुगर लेवल कम होने की वजह से पेशेंट को चक्कर आया होगा, तो डॉक्टर तुरंत उनको आईवी ड्रिप लगा के ग्लूकोज सोल्यूशन चढ़ाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा ये देखो, हमको पता है कि यूएसए का हेल्पलाइन नंबर 911 है, इंडिया का एम्बुलेंस नंबर क्या है जरा मुझे बताओ चैट बॉक्स में। मुझे पता है, आई वांट टू सी आप लोगों में से कितने लोगों को पता है अपने कंट्री में इमरजेंसी में एम्बुलेंस का कौन सा नंबर है जो हम कॉल करते हैं जिससे एम्बुलेंस आती है। 1 से स्टार्ट होता है, पर 100 तो पुलिस का नंबर है, तो एम्बुलेंस का नंबर क्या आएगा बताओ। सब लोग नीचे कमेंट सेक्शन में चैट कमेंट करेंगे, ठीक है। Which one of the following is not a bacterial disease? Very simple, all of the above। इसमें से कोई भी बीमारी बैक्टीरियल बीमारी नहीं है। ये आपका प्रोटोजोअन डिजीज है, प्लाज्मोडिया से होता है, या आपका वायरल डिजीज है, या आपका वायरल डिजीज है। तो इसमें से कोई भी बीमारी बैक्टीरियल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अगर किसी इंसान को स्ट्रोक आ रहा है या नहीं आ रहा है कैसे पता चलेगा? Which test should you use if you suspect that a person has a stroke? मतलब किसी इंसान को ये लग रहा है दिल का दौरा आ रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, तो आप कैसे पता करोगे? कौन से टेस्ट उसके ऊपर परफॉर्म करके देखोगे? फास्ट नाम है, टेस्ट का नाम क्या है? फास्ट टेस्ट। आप मतलब क्या क्या चेक करते हो? पहले तो आप उस पर्सन को स्माइल करने बोलते हो और देखते हो कि वो बराबर से स्माइल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसे तो नहीं कर रहा है, आधा स्माइल, ठीक है। फिर आप उसके हाथ ऊपर करने बोलते हो, एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर, ऐसा होएगा मतलब गड़बड़ है, दोनों हाथ प्रॉपर्ली ऊपर हो रहे हैं मतलब द थिंग इज फाइन। आप उनको कुछ बोलने बोलते हो, अगर ऐसे वो तोतला रहे हैं या अचानक से बोलते बोलते कुछ फनी बोल रहे हैं तो भी कुछ गड़बड़ है, इट्स अ साइन ऑफ स्ट्रोक। एंड टाइम, समझो अगर इंसान इसमें से कुछ भी नहीं कर पा रहा है तो यू हैव टू इमीडिएटली कॉल योर इमरजेंसी एम्बुलेंस नंबर। तो इंडिया का एम्बुलेंस नंबर क्या है जल्दी से नीचे चैट में कमेंट करो। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अपने घर में आजी आजोबा बाजू बाजू में रहते हैं सीनियर सिटीजन, तो उनको हार्ट अटैक आ रहा है कि नहीं आ रहा है कैसे पता चलेगा? ऑलवेज रिमेंबर दिस सिंपल स्टेप, फास्ट, फेस, आर्म और क्या था, एस से स्पीच, बोलने बोलो, और नहीं हो रहा है तीनों चीजें तो फिर डॉक्टर को कॉल करो। Question number 15. The given symbol is related to a branch of medicine that deals with diagnosis and treatment of eye disorders. तो इसमें से कौन सा ब्रांच ऐसा है जिसमें हम आई डिसऑर्डर को ट्रीट करते हैं? ऑन्कोलॉजी कैंसर के लिए यूज होता है, मतलब कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। न्यूरोलॉजी इज रिलेटेड टू योर ब्रेन, रेडियोलॉजी एक्सरे वगैरह का स्टडी है। तो ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्टिक्स, ओपी, इट इज रिलेटेड टू योर आई ट्रीटमेंट, ठीक है। Yes, rest of the explanation is given over here. Next question, question number 16. Dash is a medical specialist that is focused on ear, nose and throat. कान, नाक और गले के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उसको ENT स्पेशलिस्ट बोलते हैं। तो ENT स्पेशलिस्ट के लिए दूसरा नाम क्या है? डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब स्किन स्पेशलिस्ट, साइकोलॉजिस्ट मतलब जो आपका बिहेवियर स्टडी करता है, कार्डियोलॉजिस्ट मतलब जो आपका हार्ट का स्टडी करता है। तो बचा क्या? ओटो लैरिंजोलॉजिस्ट, लैरिंग्स मतलब थ्रोट, तो ENT स्पेशलिस्ट कौन है अपना? ओटो लैरिंजोलॉजिस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी। विच पोजीशन इज गिवन टू अ पेशेंट फॉर वजाइनल एग्जामिनेशन? जब प्रेगनेंसी वगैरह होती है तो प्रॉपर फीटस का पोजीशन चेक करने के लिए, इनिशियल प्रेगनेंसी स्टेज चेक करने के लिए
या वजाइना में जो भी प्रॉब्लम है, यूट्रिन इन्फेक्शन व्हाटएवर, तो उसके लिए फीमेल को कौन से पोजीशन में लेटने के लिए बोला जाता है? लिथोटोमी। व्हाट इज लिथोटोमी? फीमेल को बोला जाता है कि अपने पीठ के बल प्रॉपरली लेटो, ठीक है, और पैर को ऊपर करो 90 डिग्री एंगल में, और फिर थोड़ा सा पैर को बेंड करो, जैसे बच्चा पैदा होने के टाइम पे कैसे पैर ऊपर करके सपोर्ट पे ऐसे रखते हैं और फिर वजाइना से बच्चा बाहर आता है, वैसा पोजीशन को लिथोटोमी बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, बैरल चेस्ट इज सीन इन विच कंडीशन? बैरल चेस्ट मतलब क्या होता है? आपका चेस्ट के ऊपर, मतलब शर्ट वगैरह ओपन करके चेस्ट के ऊपर स्टेथोस्कोप रख के आपको सांस लेने के लिए बोलते हैं, और फिर सुनते हैं कि आपके सांस लेने में गर्र ऐसे रिंग जैसा, जैसे गाड़ी घूमती है तो कैसी आवाज आती है? टक। अगर आपके टायर में कुछ अटका रहेगा तो जितनी बार वो टायर घूमता है एक स्पेसिफिक साउंड आता है, टक 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 टक। वैसे जब आप सांस लेते हो तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है, वो साउंड हमको एम्फीसाइमा के केस में देखने को मिलता है, क्योंकि एम्फीसाइमा में क्या होता है, अपने लंग्स के जो एल्वियोलाई होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और ये सबसे ज्यादा स्मोकिंग करने वालों में देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था? अप्रैल 2005 में। ये मुझे भी नहीं पता था, मेरे लिए भी न्यू है, आपके लिए भी न्यू है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है औरतों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, रूरल एरियाज में, ये सब आपको इधर दिया हुआ है, ठीक है। बेसिक फैसिलिटीज लाइक हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन एटसेट्रा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग थियोरिस्ट, थियोरिस्ट मतलब जो थीसिस वगैरह लिखते हैं, डेवलप द कॉन्सेप्चुअल मॉडल बेस्ड ऑन बिलीफ दैट सिक पर्सन, एल मतलब क्या होता है, जो इंसान बीमार है, दे स्ट्राइव टू अचीव सेल्फ केयर, मतलब जो इंसान बीमार है ना वो खुद का ज्यादा ध्यान रखना स्टार्ट कर देता है एज कंपेयर टू अदर्स। तो ये कौन से पर्टिकुलर थियोरिस्ट ने ऑब्जर्व किया था? डोरोथिया ओरेम। ये भी आपको नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता था, तो ये भी नया इंफॉर्मेशन है अपने लिए। तो इन्होंने क्या बताया है, दिस थियोरी फोकसेस ऑन ईच इंडिविजुअल, मतलब हर एक इंडिविजुअल में ये कैपेसिटी होती है कि वो अपना ध्यान रख सके, पर वी ऑलवेज डिपेंड ऑन अदर्स फॉर अवर सेल्फ केयर, ठीक है। तो आई होप आज का सेशन थोड़ा मुझे अच्छा लगा, थोड़ा इजी था, कुछ 4-5 क्वेश्चंस इजी थे, बाकी थोड़ा न्यू था, सर के ऊपर से बाउंसर गया। ऐसा ही नर्सिंग का एक पूरा सैंपल पेपर मैंने अपने ज्ञान लैब के ऐप पे अपलोड किया है, ठीक है। पूरे 100 MCQs, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, पूरा 100 MCQs, 100 मार्क्स का पेपर मैंने अपने ऐप पे अपलोड किया है। प्ले स्टोर पे जाओ, ज्ञान लैब ट्यूटोरियल सर्च करो, लॉग इन करो, फिर ये 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करो और इधर पे आके फ्री मटेरियल सेक्शन में जाओ। फ्री मटेरियल सेक्शन में आपको MH BSc नर्सिंग का फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर ये सैंपल पेपर है। दिस सैंपल पेपर इज नॉट PYQs, ये PYQ नहीं है, इससे सिर्फ आपको पैटर्न समझ में आएगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा कौन कौन बच्चा डेली कम्युनिटी पोल चेक करता है, जल्दी से नीचे कमेंट करके बताओ, क्योंकि डेली हमारे कम्युनिटी पोल पे नर्सिंग एप्टीट्यूडचे क्वेश्चंस आणि इंग्लिशचे MCQs अपलोड होता है। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि किसने किसने डेली कम्युनिटी पोल्स चेक किया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पाप लगेगा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जितने भी बच्चे नर्सिंग एग्जाम दे रहे हैं। और आपका आगे का जो भी एडमिशन प्रोसेस होगा फार्मेसी का, इंजीनियरिंग का, उससे रिलेटेड पूरा काउंसलिंग अजय सर स्टार्ट करने वाले हैं, तो काउंसलिंग वीडियोस भी आने वाली है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। नेक्स्ट बायोलॉजी के MCQs में लेकर आने वाली हूँ, तब तक के लिए बाय बाय एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, टेक केयर। एडमिट कार्ड का भी कुछ भी अपडेट नहीं आया है, एडमिट कार्ड एग्जाम के 1 हफ्ते पहले ही रिलीज होगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।